डॉक्टर इन दोनों से कहते हैं कि ये ओवर थिंकिंग करने की वजह से बीमार पड़ गई है। डैड कहते हैं कि ओवर थिंकिंग, वो ऐसा भी क्या सोच रही थी। याओजू कहता है कि पता नहीं। तभी ही वहाँ पर प्रिंस आकर कहता है कि मुझे अपनी फियांसे से मिलना है। ये दोनों ही उसे अंदर जाने नहीं दे रहे थे। याओजू कहता है कि तुम उसके सिर्फ फियांसे हो, तुम्हारी शादी उसके साथ अभी नहीं हुई है। ऊपर से मैं उसका ब्रदर हूँ, तो हम दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, तुम नहीं। तो वो कहता है कि तुम ये क्या बक रहे हो। जिशुआन अंदर से प्रिंस को आवाज़ देती है कि तुम आ सकते हो। ये सुनकर प्रिंस याओजू को धक्का देता हुआ अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो जिशुआन को एक कंपास गिफ्ट के तौर पर देता है। वो उसे कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी करने के बाद तुम्हें मैं कभी सफ़र करने नहीं दूंगा। जिशुआन प्रिंस से कहती है कि तुम मेरे बस एक अच्छे दोस्त हो, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो प्रिंस कहता है कि मैं तुम्हारा सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड नहीं पर लवर बनना चाहता हूँ। तो जिशुआन कहती है कि तुम मुझसे शादी करना क्यों चाहते हो। तो वो कहता है कि हमारी एंगेजमेंट बचपन में ही तय हो गई थी, इसीलिए। जिशुआन कहती है कि क्या बस यही कारण है। देखो, प्यार में कभी किसी को फोर्स नहीं करते, एंड अगर तुमने मुझे फोर्स किया तो हम दोनों फ्रेंड्स भी नहीं रहेंगे। प्रिंस कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। ये सुनकर उसे बुरा लगता है एंड वो वहाँ से चला जाता है। याओजू जिशुआन का फेवरेट लोटस केक लेने के लिए उसके होम टाउन में गया था। अगले दिन जब वो वापस आता है तो जिशुआन उसे देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो रही थी। तो याओजू कहता है कि लगता है कि तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा याद किया है। लेकिन जिशुआन तो उस केक को लेकर सीधा अंदर चली जाती है। याओजू सोचता है कि ये इतनी जल्दी क्यों चली गई, उसने मुझे एक थैंक यू भी नहीं कहा। तभी ही याओजू के पास कोई तीर भेजता है एंड उस तीर में एक लेटर था। यहाँ जिशुआन जब उस केक को खोलकर देखती है तो उसका पूरा कबाड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी वो उस केक को खा रही थी। खाते खाते ही वो अचानक से ही रोने लगती है। उसके बाद वो जलकुकड़ी को एक लेटर लिखकर कबूतर के जरिए भेज देती है। जब वो ऐसा कर रही थी तब याओजू उसे देख लेता है। वो उसके पास आकर उसे पूछता है कि तुम ये अभी अभी क्या कर रही थी। तो वो उसे सच बताते हुए कहती है कि उसके डैड पर बहुत बड़ा कर्जा है एंड इस कर्जे को चुकाने के लिए वो यहाँ पर आई है। याओजू चिल्लाकर कहता है कि पहली बात कि तुमने मेरी सीक्रेट रेसिपी उसे दे दी एंड दूसरी बात कि तुमने मेरे बिजनेस का टर्नओवर भी देख लिया। जिशुआन कहती है कि मैंने तुम्हारी सीक्रेट रेसिपी उसे नहीं दी है। याओजू से पूछता है कि तुम क्या शुरुआत से ही सब कुछ प्लान बनाकर यहाँ आई थी। वो कहती है कि हाँ। फिर वो उससे माफ़ी भी मांगती है। याओजू से पूछता है कि शुरुआत में मेरे जो डिज़ाइन, मेरी रेसिपी जो लीक हो रही थी, क्या वो तुमने किया था। वो कहती है कि हाँ। ये सुनकर याओजू कहता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहीं पर ही ख़त्म होता है, तुम यहाँ से जा सकती हो। जिशुआन नहीं जा रही थी तो वो उसे चिल्लाकर कहता है कि निकल जाओ यहाँ से। ये सुनकर जिशुआन अपना बढ़िया बिस्तर बांधकर वहाँ से चली जाती है। जब वो रास्ते से जा रही थी तो वो जलकुकड़ी को कुछ लोगों के साथ बात करते हुए सुनती है। वो जल्दी से प्रिंस के पास जाती है एंड उसे एक लेटर देते हुए कहती है कि याओजू को बता देना कि उसकी शॉप पर क्राइसिस आने वाले हैं, तो वो जल्दी से इससे निपट ले। प्रिंस उससे पूछता है कि तुम्हें ये बात कहाँ से पता चली। जिशुआन कहती है कि याओजू अगर तुमसे क्राइसिस वाली बात के बारे में कुछ पूछता है तो उसे मेरे बारे में कुछ भी मत बताना, प्लीज मुझसे ये वादा करो। प्रिंस कहता है कि ठीक है। आगे वो याओजू को क्राइसिस वाली बात बता देता है। थोड़ी दिनों में याओजू इस मामले को सुलझा लेता है। जब वो दोनों सारी चीजें ठीक करके आ रहे थे तो याओजू प्रिंस से पूछता है कि तुम्हें क्राइसिस वाली बात कहाँ से पता चली। प्रिंस सोचता है कि सब कुछ ठीक हो गया है तो मुझे इसे ज्यादा पर्दे में नहीं रखना चाहिए। वो जिशुआन के बारे में उसे बता देता है। ये जानकर याओजू जिशुआन के कमरे में आता है। जिशुआन ने उसे एक गुड बाय लेटर लिखा था। वो इस लेटर को पढ़कर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तभी ही वहाँ पर उसके डैड आते हैं। वो उसे पुश्तैनी कड़ा देकर कहते हैं कि ये तुम जिशुआन को दे देना। याओजू कहता है कि मेरी माँ ने कहा था कि मैं इस कड़े को अपनी फ्यूचर वाइफ को दूँ। तो डैड, क्या आपको पता लग गया था कि जिशुआन आपकी बेटी नहीं है। तो उसके डैड कहते हैं कि मुझे तो शुरुआत से ही पता था कि जिशुआन मेरी बेटी नहीं है, क्योंकि मेरी जो बेटी थी उसके गले पर एक बर्थ मार्क था और इस लड़की पर कोई भी बर्थ मार्क नहीं था। याओजू कहता है कि शुरुआत से ही सब कुछ आपको पता था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं। डैड कहते हैं कि उस लड़की के आने के बाद हमारी फैमिली एक फैमिली जैसी लग रही थी, हम दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे। याओजू कहता है कि डैड, उस लड़की ने शुरुआत से ही हमसे झूठ कहा। तो उसके डैड कहते हैं कि उसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो एक साफ दिल की लड़की है, तो मेरे ख्याल से उसकी कोई ज़रूर ऐसी मजबूरी रही होगी कि उसने तुमसे झूठ कहा। वैसे तुमने ये जानने की कोशिश की कि उसने तुमसे झूठ क्यों कहा।
याओजू उस पर कुछ नहीं बोलता तो उसके डैड कहते हैं कि इस कड़े को लेकर जाओ और तुम उसे पसंद करते हो तो उसे ये बात बता दो। यहाँ पर ज़ेशुआन रास्ते में ऐसे ही घूम रही थी तो जलकुकड़ी के कुछ लोग आकर उसे किडनैप कर लेते हैं और इस बात की खबर वो लोग याओजू तक पहुँचा देते हैं कि ज़ेशुआन अभी वेयर हाउस में है। ये देखकर याओजू ज़ेशुआन को बचाने के लिए वहाँ पर जाता है। ज़ेशुआन उसे कहती है कि यहाँ पर ट्रैप बिछाया हुआ है, तुम अंदर मत आना। लेकिन याओजू तो ताला तोड़कर अंदर आ जाता है। याओजू के वहाँ आने के बाद जलकुकड़ी वहाँ पर आता है। वो कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर हो और तुम दोनों की ही वजह से आज मेरी जिंदगी छंड हो गई है, तो मैं तुम दोनों का काम यहीं पर ही तमाम कर देता हूँ। वो रस्सी को काट कर सीधा बाहर जाता है एंड बाहर जाने के बाद उल्टी गिनती शुरू करता है कि 3 2 1 बूम। लेकिन वहाँ पर तो कोई भी धमाका नहीं होता क्योंकि यहाँ पर अंदर याओजू ने ज़ेशुआन को पहले बचा लिया था, उसके बाद उसने धमाका होने से भी रोक दिया था। जलकुकड़ी तो सोच में पड़ जाता है कि यहाँ पर ब्लास्ट क्यों नहीं हुआ। तभी ही वहाँ पर प्रिंस कुछ गार्ड्स को लेकर आता है। फिर अगले सीन में याओजू ज़ेशुआन को लेकर घर आ रहा था। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे डैड के कर्जे के बारे में पता चला। ज़ेशुआन ये सुनकर खुश हो जाती है कि अब उसे याओजू को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। याओजू ज़ेशुआन को वही पुश्तैनी कड़ा पहनाते हुए कहता है कि मेरी माँ ने कहा था कि मुझे इस कड़े को अपनी फ्यूचर वाइफ को देना है। चलो, इन दोनों में तो जितनी भी गलतफहमियां थी वो दूर हो गई थी। फिर ज़ेशुआन डैड के पास जाती है एंड उसे भी माफ़ी मांगती है। तभी ही याओजू के घर पर ज़ेशुआन की बहन आती है। ज़ेशुआन की बहन याओजू के डैड से कहती है कि आपने हमारे डैड का कर्जा माफ़ किया, इसीलिए मैं आपके लिए छोटा सा गिफ्ट लेकर आई हूँ। वो ये सब कुछ करके याओजू के डैड को अपना ग्रेटिट्यूड शो कराना चाहती थी। तभी ही याओजू के डैड ज़ेशुआन की बहन के गले में वही बर्थ मार्क देख लेते हैं जो कि उसकी बेटी के गले के पीछे था। अब यहाँ पर एक और राज खुलता है कि ये जो ज़ेशुआन की बहन है वो तो उन्हें बचपन में मिली थी और उसी के ही पास वो जेड पेंडेंट था। इसका सीधा और सरल मतलब ये होता है कि ये लड़की और कोई नहीं पर याओजू की बहन है। ये जानकर डैड तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इनकी मिलन की घड़ी चल ही रही थी कि तभी ही वहाँ पर प्रिंस आता है। डैड कहते हैं कि मिलो इनसे, ये मेरी बेटी है। प्रिंस कहता है कि अगर ये आपकी बेटी है तो फिर ये कौन है। इस पर सभी लोग हंस देते हैं। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। याओजू ज़ेशुआन के साथ शादी कर लेता है। यहाँ पर प्रिंस उस लड़की से लड़ रहा था और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।